और वो नोट नहीं बना, वो नोट ना बना और न बन सकता है, वो गोली भले ही बन जाए, लेकिन वो नोट नहीं बना जो आपके चंद्रशेखर आजाद को खरीदने का काम करे। मैं वचन देकर कहता हूं, फतेहपुर की सरजमी से जब तक बहुजन समाज की इस गुलामी की बेटियों को नहीं काटेंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। और कोई ऐसा कठिन रास्ता नहीं बना जो हमें रोकने का काम कर दे। किसने छुआछूत बनाई, किसने ऊंच नीच बनाया, किसने वर्ण व्यवस्था बनाई, किसने जाति व्यवस्था बनाई, किसने काटा, किसने बांटा। और हम तो जब एकजुट थे, जब हम अपने अधिकारों की बात भी नहीं करते थे तो भी हम लोग इस देश में करते थे, और आज भी हम लोग इस देश में कर रहे हैं। अब हम कटेंगे नहीं और बटेंगे भी नहीं। अब हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपना अधिकार छीन के ले लेंगे। अभी तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेना है, मेरी बात को आप याद रखें। आप करो सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण करके आरक्षण खत्म। अगर हम में दम होगा बहुजन समाज के लोगों में तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेकर दिखाएंगे। ये गोली बोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मेरी बात को आप याद रखें। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। दोबारा सुनो बोल सकते हैं मेरा नाम। एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा, लेकिन जब मरूंगा मेरे खून के एक बूंद इंकलाब लाएगी, मेरी बात को आप याद रखें। ये बहुजन समाज एक पेड़ की जड़ से निकली हुई शाखाएं हैं। जब तक हम इनको इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक भारत में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये एकजुटता, ये भाईचारा बनाने का प्रयास किया, उन तमाम नौजवान साथियों का और उनको मार्गदर्शन करने वाले भाई नील पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रोग्राम को सजाने का काम किया और मुझे यहां बुलाने का काम किया। ये सच है कि इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन आप जानते हैं कि वायु को और युवा को कोई रोक नहीं सकता है। और जब मुझे जरूरत पड़ी, युवा साथियों ने मेरी एक आवाज पे पहरा देके, चाहे दिल्ली में सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरु भट्ट का उसका आंदोलन हो या एनआरसी का आंदोलन हो या 11 तारीख का अभी का आंदोलन हो, सरकार की जड़ें हिलाने का काम किया। ये इस युवा शक्ति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से आपके आंदोलन को और गति देने वाले मैं नगीना के सम्मानित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मंच के माध्यम से। और मेरे चुनाव में एक एक पैसा गांव से इकट्ठा करके नगीना भेजने वाले मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी हैसियत नहीं थी आज के महंगे लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की। आप लोगों ने एक पैसा जुटा के जिस तरह से सहयोग करके उन तमाम शक्तियों के सामने मुझे खड़ा करने का काम किया, मैं इसके लिए हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे खून का एक कतरा जब तक इस आंदोलन में, जब तक मैं जिंदा हूं, वो इस आंदोलन में, महान पुरुषों के इस आंदोलन में इसको आगे बढ़ाने के लिए लगेगा। और जब तक मेरे अंदर सांस है मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा। मैं झुकूंगा, मैं रुकूंगा, मैं बिकूंगा। और वो नोट नहीं बना, वो नोट ना बना और न बन सकता है, वो गोली भले ही बन जाए, लेकिन वो नोट नहीं बना जो आपके चंद्रशेखर आजाद को खरीदने का काम करे। कभी कभी मैं जब चुनाव में जाता हूं तो हमारे सहयोगी जिनसे अलायंस होता है वो सक्षम लोग होते हैं। मैं उनके हेलीकॉप्टर में भी सफर करता हूं और उनके हेलीकॉप्टर के जरिए प्रचार भी करता हूं, क्योंकि चुनाव में समय कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी स्थिति को भूल जाता हूं, अपने समाज को भूल जाता हूं, गरीब समाज को भूल जाता हूं। मैं कहीं भी रहूं, मैं पार्लियामेंट की सुनहरी बिल्डिंग में रहूं या मैं किसी 5 स्टार होटल में रहूं या मैं सामान्य मंच में रहूं या गेस्ट हाउस में रहूं या गांव के अपने गरीब मकान में या झोपड़ी में कहीं रहूं, मुझे आज भी याद है कि मैं किन लोगों में से हूं और मुझे किन के लिए लड़ना है, किनको मेरी जरूरत है और कौन मुझसे उम्मीद करते हैं। मैं वचन देकर कहता हूं, फतेहपुर की सरजमी से जब तक बहुजन समाज की इस गुलामी की बेटियों को नहीं काटेंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। और कोई ऐसा कठिन रास्ता नहीं बना जो हमें रोकने का काम कर दे। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप वापस बैठ जाएं। मैं आपको समझता हूं, अभी आप यंग लोग हैं, अभी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे कठिन रास्ते, आपका कठिनाइयां आपके रास्ते में आएंगी। उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है। वो लेटर मैंने लिखा था उत्तर प्रदेश की सरकार को। उसमें मैंने पूछा था कि भाई आप ये बताओ, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश कि नीचे से ऊपर तक, मैं चाहता तो उसमें ओबीसी भी जोड़ देता, मैं चाहता तो उसमें अल्पसंख्यक समाज भी जोड़ देता, मैं चाहता तो उसमें मुस्लिम समाज भी जोड़ देता, लेकिन मैं जानता था कि जहां मैं इनको जोड़ने की बात करूंगा वहीं वो तरह तरह की उल्टी सीधी बातें चलाएंगे। इसलिए मैंने वो कोरा खत लिखा कि सीधे पहले
जिम्मेदारी से बात की जाए, SC ST के हालात के बारे में जाना जाए। मैं जानता हूं क्या हालात है, लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैंने पूछा है कितने प्रमुख सचिव हैं SC ST के, उत्तर प्रदेश के सचिवालय में बताने का काम करो। बताओ कितने अपर सचिव हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्य पदों पे की पोस्ट पे आपने बिठाए हैं। इसका डाटा मैंने मांगा है। मैंने डाटा मांगा है कि 18 कमिश्नरियों में कितने कमिश्नर SC ST के, मैंने डाटा उनसे मांगा है। मैंने डाटा उनसे मांगा है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में कितने SP और SSP हैं SC ST समुदाय के, जिनको आपने चार्ज दिया है। ये डाटा मैंने उनसे मांगा है। मैंने डाटा उनसे मांगा है कि 75 जिलों में कितने DM, कितने ADM, कितने SDM, कितने कानूनगो, कितने तहसीलदार आपने SC ST के इन वर्गों के लोगों को जो है कर्मचारियों को बनाने का काम किया है। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार वादे करते कटेंगे तो बटेंगे। हमें कटने बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो पढ़ने की जरूरत है, अपने महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है और पढ़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ साथ चलेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी की साजिश का शिकार नहीं होंगे। ये कटने बटने वाले लोग, बहुत उनसे पहले भाई ने बताया था, ये काटने बांटने वाले लोग, बताओ इस व्यवस्था को किसने बनाया? किसने छुआछूत बनाई? किसने ऊंच नीच बनाया? किसने वर्ण व्यवस्था बनाई? किसने जाति व्यवस्था बनाई? किसने काटा? किसने बांटा? और हम तो जब एकजुट थे, जब हम अपने अधिकारों की बात भी नहीं करते थे, तो भी हम लोग इस देश में कटते थे और आज भी हम लोग इस देश में कट रहे हैं। अब हम कटेंगे नहीं और बटेंगे भी नहीं। अब हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपना अधिकार छीन के ले लेंगे और किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं है। यही संदेश मैंने जो है मुख्यमंत्री जी के भेजने का काम चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से किया है। आज मैंने एक और लेटर लिखा, उसमें मैंने पिछले वर्ग के कर्मचारियों के विषय में मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी से पूछा। ये कागज का पन्ना है, लेकिन ये चोट कहाँ लग रही है, आप मेरी बात को याद रखना। मैं आपको दिखाऊंगा। क्या तो चीफ सेक्रेटरी जवाब नहीं देंगे, अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को पुटअप करूंगा और मैं SC ST वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूं। मैं सरकार से जवाब मांगने का काम करूंगा। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, स्थिति नहीं बता रहे हो, आंकड़े नहीं दे रहे हो, तो आम आदमी को आप क्या बताओगे? फिर अगर जवाब दे दिया तो जवाब इतना खोखला है कि आप देख के डर जाओगे कि नामचारिक अधिकारी कर्मचारी भी SC ST OBC के पोस्टिंग नहीं। और अगर कोई है तो उसे ये कहा गया है कि अगर SC ST OBC समुदाय के लिए काम करोगे तो अगले दिन चार्ज पे नहीं रहोगे, चार्ज पे वो रहेगा जो हमारे हिसाब से काम करेगा। ये कौन सा लोकतांत्रिक प्रदेश है जहां कौन सा संविधान सरकारें चल रही हैं? और अभी तो गौर से सुनना, अभी तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेना है। मेरी बात को आप याद, आप करो सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण करके आरक्षण खत्म। अगर हम में दम होगा बहुजन समाज के लोगों में तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेकर दिखाएंगे। और अगर ये वास्तविकता में बहुजन समाज ठान ले तो मैं लिख के देता हूं, किससे मांगना भाई? लोकतंत्र है, जिसके पास वोट है उसकी ताकत है, जिसके पास ताकत है उसके कलम में अधिकार है, और जिसके पास अधिकार है उसकी कलम में इतनी पावर है कि कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, बस कलम चलाओ, अधिकार ले लो। ये देश अभी संविधान पे चल रहा है, मौका है आपको। ये निकम्मी सरकारों को पहले तो हम नाक पे दम कर देंगे, और अगर ये फिर भी नहीं मानी तो मैं आपको वचन देकर कहता हूं, मेरी बात याद रखना, हमें मौका मिलेगा तो मिनिमम 21,000 रुपए वेतन हम जो है आशा आंगनबाड़ी बहनों को दिलाने का काम करेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मैंने PIT के जवानों की आवाज उठाई, होमगार्ड भाइयों की आवाज उठाई, मैंने चौकीदार भाइयों की आवाज उठाई, मैंने ग्राम सेवकों की आवाज उठाई, मैंने पार्लियामेंट में पुलिस के कर्मचारियों के 8 घंटे में लिख कर देता हूं। ये पुलिस के कर्मचारी खड़े हैं, 2 साल के अंदर आप देखना हमारा काम चल रहा है। जिस दिन से पार्लियामेंट में गए हैं उस दिन से लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं, और आप देखना, मैं आज नहीं कहता, अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर मॉडर्नाइजेशन होगा और 8 घंटे की ड्यूटी हम लोग पुलिस के साथ भी करा के रहेंगे। इस बात का भी मानते हैं। सप्ताह में एक दिन छुट्टी के लिए भी हम लोगों ने जो है उस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट बन रही है उसमें प्रस्ताव रखा है, और ये जो वेतन मिशन थे आपकी उसको भी दूर कराने का, और जो बोनस स्कीम है उसको भी खत्म कराने का प्रस्ताव में रखा है। हम सबके लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा भाई अमरेंद्र यहाँ बैठा है, उत्तर प्रदेश की सरकार की सच्चाई ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे दलित पिछड़े वर्ग के कई साल से खून के आंसू रो रहे हैं, और आंदोलन करने जाते हैं तो लाठियों से पीटते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, आंसू भी निकालने नहीं देते, वहां पर उठा के भेज जाते हैं, कभी जेल भेज देते हैं। अभी इनको जेल भेज दिया, मेरे पास संदेश आया कि मैं इनको जेल भेज दिया है, भेज दिया था, फिर आगे कुछ कर रहे थे, भेज दिया था, फिर खबर आई कि बहुत मुख्य धारा लगाने की बात कर रहे हैं। मैंने
ट्वीट करके कहा कि अगर वो 69 भर्ती के बच्चों को परेशान करने का काम करोगे तो मैं लखनऊ में आके बैठ के धरना देने का काम करूंगा। फिर रात को मुझे खबर आई कि इनको छोड़ दिया गया है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं। पुलिस की भर्ती का घोटाला उसके बाद हम लोगों ने उठाई, फिर जब वो भर्ती 6 महीने में कराने की बात की गई थी और नहीं कराई, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। अभी सफाई कर्मचारी नियमित हो रहे हैं, अभी लेटर आया कि नियमित कर रहे हैं, उसके नियमितीकरण की आवाज मैंने उठाई और शहरी विकास मंत्री को मैंने पत्र लिखा। लगातार जिसकी समस्या मेरे पास आती है, हमारे किसी भी माध्यम से संगठन के उसके आवाज को मैं उठाने काम करता हूं। और ये गोली वोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मेरी बात को आप याद रखें। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। दोबारा सुनोगे उनसे, क्या मेरा नाम? एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा, लेकिन जब मरूंगा मेरे खून के एक बूंद इनकलाब लाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। और गोली मौत ये कहानी है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य है, इसकी परवाह नहीं करेंगे जब तक, लेकिन जब तक जी रहे हैं तो इतिहास बनाते जाएंगे। आपको मेरे ऊपर भरोसा है? हाथ खड़े करो जिनको भरोसा है। क्या मैं आपको किसी गलत रास्ते पर ले जा सकता हूं? तो जहां मेरा नाम जुड़ गया वहां आपका सम्मान जुड़ गया, नहीं जुड़ गया बताओ? फिर किसी दूसरे की सलाह की जरूरत है आपको? हाँ, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं, समझदार बना।